मेरे प्यारे स्टूडेंट, लाइक कर दो और क्लास को शेयर कर दो, क्योंकि इस क्लास में गर्दा उड़ने वाला है। सेट 5 का 2020 की अगर मैं बात करूं तो सेट 1 से लेके सेट 4 तक मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। इस क्लास में सेट 5 स्टार्ट करूंगा 2020 का, और पिछली क्लास में मैंने 2022 का चौथा सेट कंप्लीट करवाया था। अगर नहीं आपने कंप्लीट किया है तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एडजी ट्रिक से मैंने आपको बहुत बार बताया है कि इस तरीके के जब भी क्वेश्चन मिल जाएं तो डायरेक्ट आपको टिक लगा देना है। कैसे? अगर आपको प्रतिचित्रण f such that z tends to z, f such that r tends to r, f such that I tends to I, इन तीन प्रतिचित्रण में एक प्रतिचित्रण कोई सा दिख जाए और fx बराबर जो है 1 हो या 3 घात हो या 5 हो, मतलब x पे विषम घात अगर दिख जाए तो फलन एकाएकी अच्छादक होता है। तो फलन एकाएकी अच्छादक होता है, ये आपको जानकारी होना चाहिए भाई। ठीक है भाई, कई बार क्वेश्चन आया और मैंने डायरेक्ट टिक लगा दिया। कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है? एकाएकी तथा अच्छादक। ठीक है भाई, एकाएकी तथा अच्छादक। अगले क्वेश्चन की है बारी, नहीं करूंगा उसके साथ कोई यारी। एडजी ट्रिक को नोट कर लो। तीन प्रतिचित्रण में कोई एक प्रतिचित्रण दिख जाए प्रश्न में और fx के बराबर x की घात विषम मिल जाए, चाहे वो 1 घात हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 9 हो, तो फलन एकाएकी अच्छादक होता है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट हो गया? सेकंड करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। यहां पे बोला है पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो x, y बिलोंग्स टू r implies that x माइनस वाई मोड के अंदर 1 या 1 से लेस बता रहा है। तो आप जानते हो इसी शर्त से आपको चेक करना पड़ेगा स्वातुल संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। तो मैं ओरल बताता हूं आपको। यहाँ पे स्वातुल संबंध की बात करेंगे तो आप जानते हो भुज और कोटि एक जैसी। तो अगर मैं y के स्थान पे x रख दूं, y के स्थान पे x रख दूं तो x माइनस एक्स 0, मोड 0 का मान 0 होता है, 1 से छोटा मिलेगा भाई। 0 जो है 1 से छोटा मिलेगा। अगर मैं x के स्थान पे y रखता हूं फिर भी आपको 1 से छोटा ही मिलेगा, 0। तो स्वातुल संबंध हो जाएगा। आर संबंध क्या हो जाएगा? स्वातुल संबंध हो जाएगा। बात करेंगे सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध में क्या होता है? ये लेके चलना पड़ता है, फिर इसको पलटेंगे। जब पलटोगे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, बाहर निकालोगे वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। मापांक है ना, माइनस कॉमन लिया, y माइनस एक्स बनाया और जो माइनस कॉमन लिया उसको बाहर निकाला तो वो तो प्लस ही बना देगा। तो x माइनस वाई मोड के अंदर जो 1 या 1 से लेस है, तो जब पलटोगे y माइनस एक्स मोड में मिलेगा, वो भी 1 या 1 से लेस हो जाएगा। ठीक है भाई, स्वातुल और सम्मित संबंध हो जाएगा। अब बात करेंगे संक्रामक संबंध की। तो पहले ऑप्शन में देख लीजिएगा कि स्वातुल और सम्मित संबंध दिख रहा है, ऑप्शन पे टिक लगा दीजिए। जब ये दोनों ना दिखें तब आपको संक्रामक संबंध आपको चेक करनी है, क्योंकि स्वातुल और सम्मित संबंध से ही पता लग जाता है कि कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट है। संक्रामक संबंध चेक करने की जरूरत नहीं है। चेक कब करेंगे? जब स्वातुल और सम्मित ना मिले। तो ऑप्शन में देखिए स्वातुल और सम्मित दिख रहा है, तो आपने कहा जी सर दिख रहा है, टिक लगा दीजिएगा फटाफट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये सवाल कई बार मैं लगवा चुका हूं बेसिक से। बताओ इसको भी मैं बेसिक से लगवा दूं? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, इसको भी मैं बेसिक से लगवा दूं या फिर डायरेक्ट आप टिक लगा लोगे जब क्वेश्चन आएगा पेपर में हो जाएगा। गुड इवनिंग कपिल मौर्य,
बरसी, तनिष्का, सरजीत, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ। गब्बर भाई, गुड इवनिंग। अगर आप बेसिक से लगवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि यस सर, मैं इसको लगवाना चाहता हूं बेसिक से, तो मैं इसको लगा दूं। लेकिन अगर ऑप्शन समझ में आ गया तो ना लगवाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहां पे बोला गया है भाई साहब, एक्स से एक्स स्क्वायर का समाकलन करिए। तो इसको भी मैं डायरेक्ट बता देता हूं कैसे। आप जानते हो एक्स स्क्वायर को टी मानूंगा तो 2x मिलेगा, तो यहाँ पे केवल x है। आप क्या करिएगा, 2 का भाग लगा दीजिए और 2 का गुणा कर दीजिएगा। और यहाँ पे क्या है मेरा, सेक एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। अब आप जानते हो जैसे ही एक्स स्क्वायर को t मानूंगा तो ये वाला मैच हो जाएगा। अब मेरे पास जो बचेगा वो सेक एक्स बचेगा। सेक एक्स समाकलन जानते हो क्या होता है भाई साहब, लॉग सेक प्लस 10 और t का मान वापस रख दो। अब ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, फटाफट जो है ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है। 1/2 देखो किस ऑप्शन में है, 1/2 इस ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन मेरा करेक्ट है क्योंकि 1/2 दिख रहा है, उसके बाद लॉग सेक एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स स्क्वायर। देखो लॉग के जितने फार्मूले हैं समाकलन में सभी में आपको मापांक यूज करना है, ये ध्यान रखना। क्योंकि लॉग के बाद में जो भी होगा वो बताएगा धनात्मक, 0 से बड़ा। क्योंकि लॉग जो होता है पॉजिटिव पे परिभाषित होता है। लॉग हमेशा किस पे परिभाषित होता है, पॉजिटिव पे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं समाकलन के जितने फार्मूले दिख जाएं लॉग वाले, सारे के सारे मापांक में होते हैं, ठीक है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि लॉग जो होता है वो पॉजिटिव पे परिभाषित होता है, नेगेटिव पे परिभाषित नहीं होता है। तो नेगेटिव पे परिभाषित नहीं होता है लॉग, तो इसीलिए मापांक यहाँ पे यूज किया जाता है। समझ में आ रहा भाई। अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी, फटाफट इस सवाल को लगाओ। अवकल समीकरण की घात बता दो। वो लगा दो, लाइट तो पता लग जाए आ रही कि नहीं आ रही। चला जाए, लाइट बंद कर देंगे, वो लगाए उससे ये पता लग जाएगा। अवकल समीकरण की घात है तो बताइए, एक है ना। अरे भैया सबसे पहले आपको कोटि बताना है, जिस अवकल गुणांक की कोटि बताइए उसी की होल घात बता दो। क्योंकि घात डिपेंड है कोटि पर, पहले आपको कोटि बताना है तभी आप बता सकते हो घात। तो मैंने कहा भाई साहब कोटि मेरी 2 है, इसी की होल घात आपको बतानी है। तो कितनी दिखी, 1। तो ऑप्शन मेरा पहला करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहाँ पे क्या बोला गया है, यदि बिंदु ए एम -1 बी 2, 1 तथा सी 4, 5 संरेखीय हों तो एम का मान ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो संरेखीय का मतलब जानते हो, दिए गए बिंदु एक ही रेखा पर हैं, दिए गए 3 बिंदु एक ही रेखा पर हैं तो बोलते हैं संरेखीय बिंदु। तो आप जानते हो 8G ट्रिक से सवाल लग जाता है, मैं लगा देता हूं 8G ट्रिक से। अगर आप चाहो तो बेसिक से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, लेकिन पहले 8G ट्रिक देखो। जैसा बिंदु लिखा है ना वैसा ही लिखो। दूसरा क्या है, 21 है, ठीक है भाई। तीसरा क्या है, 45 है। अब आप जानते हो कि एक बिंदु को काटा जाता है, अपोजिट चिन्ह से आपको लिखना है, लेकिन इसको छोड़ दो क्योंकि अगर इसको काटोगे तो एम का मान नहीं आ पाएगा। अब इसको छोड़ के इन 2 बिंदु में से कोई एक बिंदु पकड़ लो, अपोजिट चिन्ह से लिख दो क्योंकि उसको काटना है तो बीच वाला पकड़ते हैं और अपोजिट चिन्ह से लिखते हैं, ठीक है भाई। अब आप जानते हो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, जोड़ने पर, ठीक है भाई। ये तो कट ही जाएगा, लेकिन इसके नीचे जितना लिखा है इतना ही इसके नीचे आपको लिखना है, इतना ही आपको इस बिंदु के नीचे लिखना है।
अब जोड़ने पर ये तो कटेगा, यहाँ पे जोड़ो तो m माइनस का 2 मिल गया भाई, इसको जोड़ो माइनस का 2 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे जोड़ो कितना मिल गया भाई साहब, 2 मिल गया, 4 में से 2 चला जाएगा, 2 मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब आप जानते हो बाहरी गुणन कर दो, बाहरी गुणन यहाँ पे देख लो 4 m माइनस का 2। अब उसके बाद आंतरिक गुणन, माइनस के बाद में आपको आंतरिक गुणन करना है, यहाँ पे माइनस लगा लो। अब इसका इसमें करोगे माइनस का 4 मिलेगा तो प्लस का 4 हो गया। अब प्लस 4 उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 4 जो है 4 से कट जाएगा तो कितना मिल जाएगा, बराबर में माइनस का 1 मिलेगा। अब आप जानते हो इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 1 प्लस का 2, m का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो विद इन सेकेंड में आप कर सकते हो, विद इन सेकेंड में कर सकते हो भाई साहब। अब बेसिक से मैं बता देता हूं, जो भी बालक कमजोर हैं, जो बालक कमजोर हैं उनके लिए मैं बेसिक से बताता हूं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का दिमाग कंप्यूटर है, जिन बच्चों का दिमाग कंप्यूटर है उनके लिए ये मैं बताता हूं। और जो कमजोर बच्चे हैं जिनका दिमाग नहीं चलता है जल्दी जल्दी, उनके लिए मैं बेसिक से बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिए गए बिंदु। आपने कहा जी सर, दिए गए बिंदु। अगर मैं बिंदु की बात करूं तो मेरे पास क्या है, a, फिर m माइनस 1, फिर क्या है b, 2,1, फिर क्या है मेरे पास c, 4,5। क्या है, संरेख हैं। तो आप जानते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 लेके चलना पड़ता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 0 के बराबर होता है, ये होता है मेरा, ठीक है, संरेख के लिए। अब फार्मूला लगा लो त्रिभुज का क्षेत्रफल का, याद है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए बस। अब आप जानते हो 1/2 का इस तरफ भाग देंगे तो 0 बन जाएगा, x1 y1, यहाँ से x1 y1 का मान, और यहाँ से आप क्या करिएगा, x2 y2 का मान रखिए। ये x2 है, ये y2 है, यहाँ से आप क्या करिएगा, x3 y3। तो कितना मिल जाएगा, m, फिर -1, फिर 2, 1, 4, 5, फिर 1, 1, 1, ठीक है। और ये किसको दे दिया मैंने, 0 को दे दिया। आगे वाला जो 1/2 है मैंने किसको दे दिया, 0 को दे दिया। वो तो खत्म हो गया भाई। अब प्रसार कर दो, किसके सापेक्ष करोगे, r1 के सापेक्ष प्रसार कर दो। तो आपने कहा जी सर ये गया, ये गया, 1 एकम 1, 5 एकम 5, माइनस, फिर इसको लेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। इसकी पंक्ति स्तंभ छुपा लो ऐसे करके, 2 एकम 2, 4 एकम 4, फिर आप प्लस 1 उठा लो, 1 की पंक्ति स्तंभ छुपा लो, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, बराबर में 0। यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिलेगा, यहाँ से इतना मिला, ठीक है भाई। तो माइनस का 4m, ठीक है। अब आप जानते हो भैया 6 में से 2 माइनस करेंगे प्लस का 4, बराबर में माइनस का 4। तो m बराबर कट्टा पिट्टी कर लो, ये पूरा पूरा कट जाएगा एक बार, तो m का मान कितना आ गया, 1 आ गया भाई। तो ये मैंने बेसिक से लगा दिया, समझ में आ रहा है। हाँ, कंप्यूटर ऑफ फादर मानव सर जी। सर जी सक्सेना मैं 2 तरीके से बताता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग रैपिड फायर चलता है और जिनका दिमाग थोड़ा स्लो चलता है, तो उनके लिए मैं बेसिक से बताता हूँ। थोड़ा बोर्ड वाइट कर लो, क्यों, क्योंकि ब्लैक पे आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे बोला कौशिक इनवर्स -2/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान निकालने के लिए प्रश्न का इनवर्स आपको हटाना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए कि मुख्य मान आप निकालिए, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन का इनवर्स हटाना है। ये कैसे हटेगा, जब यहाँ पे आप कौशिक लाओगे। तो आप ये भी जानते हो कि भाई साहब कोण को धनात्मक करना पड़ता है, तो पहले कोण को धनात्मक बनाएंगे, उसके बाद इस कोण को कौशिक की टेबल में देखेंगे कितने का मान होता है, यहाँ पे कौशिक आ जाएगा, कौशिक से कौशिक इनवर्स चला जाएगा, फिर मेरा उत्तर आ जाएगा। और जो उत्तर निकलेगा
कौशिक इनवर्स का जो अंतराल होता है, अंतराल जो आपने याद किया उसके अंदर होना चाहिए, तो मेरा उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं y के बराबर। आपने कहा जी सर, इतना मैंने लिख दिया, ठीक है। अब फार्मूला जानो कि कौशिक इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कौशिक इनवर्स एक्स। ये डायरेक्ट फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है भाई, क्योंकि फार्मूला याद है तभी आप कुछ कर पाओगे, और फार्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले कोण को धनात्मक बना लो, तो माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या आया 2/√3। अब इसके बाद आप जानते हो मुख्य मान अगर निकालोगे तो क्वेश्चन का इनवर्स आपको हटाना है। तो कैसे हटेगा, बाहर मेरा कौशिक इनवर्स है, अंदर आपको कौशिक लाना है। कौशिक की टेबल में बताइए 2/√3 कितने का मान होता है, तो 60 अंश का मान होता है। कौशिक 60 अंश का मान होता है 2/√3। टेबल अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल नहीं याद है तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। तो y बराबर कौशिक से कौशिक इनवर्स चला गया, इतना आ गया मेरा। अब ये उत्तर सही है कि गलत है, कौन बताएगा, कौशिक इनवर्स का अंतराल बताएगा कि मेरा उत्तर सही है कि गलत है। तो फटाफट मैं क्या करूंगा, -π/2 से +π/2, यही अंतराल होता है, लेकिन इसमें 0 को छोड़ा जाता है, ये इसके अंदर है, तो मेरा उत्तर एकदम सही है। अब ये बताओ कि यहां पर 0 को क्यों छोड़ा जाता है। अंतराल में जितने कोण हैं सबको ले लो, लेकिन 0 को छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, इसका रीजन बताओ। ये 0 जो कोण है रेडियन में, ये क्यों छोड़ा जाता है इस अंतराल में से, क्यों नहीं लिया जाता है, रीजन बताइए भाई फटाफट, जल्दी बताइए क्यों छोड़ा जाता है। मेरा उत्तर सही है, हमें पता चल गया, क्योंकि ये जो है इसके अंदर मिल जाएगा, इसके अंदर मिल जाएगा, ये मेरा उत्तर सही है। क्योंकि भाई साहब माइनस का 60 अंश, -90 + 90 के बीच में मिल जाएगा। मैं बताता हूं, ये 0 इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि कौशिक 0 का मान कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो अपरिभाषित रहता है फलन, तो इसीलिए 0 छोड़ा जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, यहाँ पे बोला है अगर फलन f(x) के बराबर sin 10x/x, x नॉट इक्वल 0 पर, ये परिभाषित है, फिर कहता है x बराबर 0 पर संतत भी है, f0 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करोगे, दिया गया फलन लिखोगे। आपने कहा जी सर, दिया गया फलन लिखेंगे, f(x) के बराबर लिखो, कितना है मेरे पास, sin 10x के अपॉन में इतना है। ठीक है भाई, अब उसने साफ साफ कहा है भाई साहब कि ये जो फलन है ये परिभाषित है नॉट इक्वल 0 पर, फिर बोला है x बराबर 0 पर f(x) क्या है मेरा, सतत है या फिर संतत है। तब तीनों मान बराबर करना पड़ते हैं, जैसे f0 का मान, f0 + 0 का मान, f0 - 0 का मान, इसे समीकरण 1 डाल लो। अब आपको क्या करना है, तीनों के मान निकालना, इसका मान, इसका मान, इसका मान इसमें रख देना। लेकिन हमें केवल और केवल f0 का मान चाहिए, हमें इसका मान नहीं निकालना, इसका मान नहीं निकालना, केवल f0 का मान निकालना है। कैसे, देखो भाई, अगर मैं f0 लिखता हूं, ठीक है, आप जानते हो x के स्थान पे 0 रखना पड़ता है, जहां जहां x है 0 जब रखोगे तभी तो निकलेगा f0 का मान। तो ऊपर कितना मिला, sin 0, नीचे 0, तो क्या मिला, ऊपर 0 नीचे 0, इसे मैं क्या बोलता हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलता हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म, हिंदी में बोलता हूं अनिर्धारित रूप, हिंदी में क्या बोलता हूं, अनिर्धारित रूप बोलता हूं, इनडिटरमिनेट फॉर्म।
तो ये मेरा उत्तर नहीं है। अगर मैंने डायरेक्ट x के स्थान पे 0 रख दिया तो ये मेरा उत्तर नहीं है। ये क्या है? इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप, कोई परिभाषित मान नहीं निकला। हमें चाहिए परिभाषित मान, तो मैं डायरेक्ट नहीं रखूंगा, पहले यहाँ पे लिमिट ले लेता हूं। अभी मैंने क्या बोला है कि भाई साहब अगर आप डायरेक्ट रखोगे x के स्थान पे 0 तो भैया ये फॉर्म बन जाएगी। तो मैंने कहा डायरेक्ट ना रखो, पहले लिमिट लगा दो। ठीक है, लिमिट लगाने के बाद में अब आपको क्या करना है, एक नियम मैं बताता हूं, इसको समझो। जैसे अगर थीटा टेंस टू 0 है और यहाँ पे साइन थीटा अपॉन थीटा है, बराबर क्या होता है? 1 होता है, ये जानते हो। अगर मैं आपसे कहूँ थीटा टेंस टू 0 है, टेन थीटा अपॉन थीटा है, बराबर कितना होता है? 1 होता है। आपने कहा जी सर, लेकिन यहाँ पर थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा, मतलब 3 जगह एक जैसा होना चाहिए। जो यहाँ पे वही यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप 1 लिख सकते हो। चाहे मैं इसकी बात करूं, अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पर और यहाँ पर थीटा ही होना चाहिए, तभी भाई साहब आप 1 लिख पाओगे। तो मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पे मेरा 10x है, तो यहाँ पर भी 10x आपको करना है, यहाँ पर भी 10x करना है, तब 1 आएगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 रखोगे। कैसे रखोगे? 10 का मैंने गुणा कर दिया, 10 का मैंने गुणा कर दिया। अब मैं कर रहा हूं भाग, यहाँ मैंने 10x कर दिया। हमने ये आपको बताया है 1 2 3 जगह सेम होना चाहिए, तो 2 जगह 10x दिखा, तो यहाँ पर भी आपको 10x लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? 10 का गुणा करना पड़ेगा दोनों तरफ, ऐसे करके। ठीक है भाई, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर आपके ना समझ में आया हो तो ये लो, आपके लिए थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है भाई, अब आप जानते हो कि 10 का 0 में इंटू करूंगा तो कितना मिल जाएगा? ये तो ऐसे ही रखो, 10x टेंस टू 0, भाई गुणा करोगे 0 ही मिलेगा। अब 3 जगह सेम टू सेम है, 10x 3 जगह अगर सेम टू सेम है तो मान कितना बताया था? 1 बताया था, तो इसके स्थान पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बराबर कितना है? 10। मतलब f0 का मान निकला मेरा 10। आ गया समझ में? जल्दी बताओ फटाफट, बोला करो यस या नो। आ गया समझ में? जो भी नए स्टूडेंट हैं क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भविष्य आपका वाईफाई सक्सेस क्लासेस ही बना पाएगा। आपको ऐसा कंटेंट देते हैं जिससे सवाल विद इन सेकेंड में लगेगा। हकीकत बात कर रहे हैं, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला है। मैंने ऐसा पढ़ाया है 8G ट्रिक बेसिक से। अगर दोनों फंडे आपको आते हैं तो मैं वादा करता हूं गणित में हर एक विद्यार्थी के आएंगे 100 में से 100, हर एक विद्यार्थी के आएंगे 100 में 100। एक बात मैं आपको बताता हूं, मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जब आपका पेपर होगा शाम वाली रात को, शाम वाली रात को 40 नंबर का शाम वाली रात को 40 नंबर का फांसूंगा पेपर। ठीक है भाई, जो आपके 1 घंटे में हो जाएंगे, 1 आवर्स में सभी बच्चे कर लेंगे। वन आवर्स में सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। जब आपका पेपर होगा 29 तारीख को, ठीक है, मैं शाम वाली रात को 40 नंबर का फांसूंगा, जो 1 घंटे में आप उड़ा दोगे। अब आपके बचे हैं
60 नंबर। 60 नंबर कैसे आपको लाना है? 40 नंबर तो मैं डिप्टो फांसूंगा, सेम टू सेम, आपको दिक्कत नहीं आएगी, 1 घंटे में उड़ा दोगे 40 नंबर का। अब बात आई 60 नंबर, ये कैसे मिलेंगे? जो 60 नंबर कैसे मिलेंगे, जो मैं 9 बजे वाली क्लास करता हूं, 9 बजे वाली चैप्टर वाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से आप तैयार करिए। आपके 60 नंबर जो बचे हुए हैं ये भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन 40 नंबर मैं सेम टू सेम फांसूंगा डिप्टो, दिक्कत नहीं आएगी 40 नंबर में। दिक्कत आएगी जो 60 नंबर बचेंगे, उनको कैसे करोगे? उनको आपको करना है जो मैं 9 बजे वाली क्लास करता हूं, 1 बाय 1 क्लास लेते रहिएगा चैप्टर वाइज, और जिसके सारे के सारे चैप्टर तैयार हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, वो 6:30 बजे वाली क्लास करें। क्योंकि 6:30 बजे वाली क्लास इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे मैं मिक्स पढ़ाता हूं, और मिक्स ही आपका पेपर आएगा। जब आप मिक्स पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आपने मिक्स पढ़ा है तो मिक्स से पेपर आएगा, तो आपका नंबर जो भी मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का पूरा ही मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। चैप्टर वाइज का मतलब ये है कि आप वही फार्मूले जानते हो जिस चैप्टर के क्वेश्चन आप लगा रहे हो, लेकिन अगर मिक्स आप पढ़ रहे हो तो सारे के सारे चैप्टर आपके तैयार हैं। और चैप्टर वाइज में क्या होता है, केवल वही चैप्टर आपको तैयार है जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। तो मैंने दोनों के लिए आपको बता दिया भाई कि अगर चैप्टर 1 से लेकर 13 तक आपका तैयार है तो भाई मिक्स पढ़ो, जो 6:30 बजे वाली मैं क्लास कर रहा हूं, ठीक है। अगर नहीं तैयार हैं आपके चैप्टर 1 से लेकर 13 तक, तब आपको 9 बजे वाली क्लास में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, पेपर पूरा फंसेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो ये ध्यान रखना है कि जो मैं बताता हूं, ठीक है, पूरा करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे झूठ बोल दिया, ठीक है, झूठ नहीं बोलता हूं। ये क्वेश्चन सारे के सारे स्टूडेंट नोट कर लें, ये मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बारी नहीं करूंगा इसके साथ कोई यारी। लवर, एनडीए लवर, देखो इस क्वेश्चन को करना है आपको। कहता अवकल समीकरण दिया गया है, समाकलन गुणक आपको निकालना है, आईएफ, इंटीग्रल फैक्टर बोलते हैं। तो ई की घात में पी का समाकलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे रैखिक अवकल समीकरण बना बनाया मिल गया, रैखिक अवकल समीकरण क्या मिल गया? बना बनाया मिल गया। तो यहां से पी का मान बता दो, उसी का समाकलन ई की घात में कर दो, तो पी का मान यहां से आपका मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन एक्स, बस केवल आपको पी का मान चाहिए, इंटीग्रल फैक्टर निकल आता है। तो आपने कहा जी सर इंटीग्रल फैक्टर में निकाल रहा हूं, ये लो, ऐसे करके निकलता है। पी कितना है मेरा? साइन एक्स है। आपने कहा जी सर। अब साइन एक्स का क्या होता है आप जानते हो? अरे भाई यहां पर देखो गुणांक बन बनाना है, इसका डिवाइड भी लगाना पड़ेगा भाई, यहां पे और यहां पे, तब पी का मान आप निकाल पाओगे। देख नहीं पाए कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने देख लिया है, इसका गुणांक 1 चाहिए, तो पी का मान कॉट नहीं 10 मिलेगा वैसा, क्योंकि साइन ऊपर रहेगा, साइन ऊपर रहेगा, कॉस नीचे रहेगा, 10 मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 10 बनेगा। अब 10 का समाकलन बता दो। आपने कहा ई की घात में log sec, यही तो होता है भाई। अब एक फार्मूला जानते हो आप, ई की घात में अगर प्लस का log कितना है, ठीक है, fx मैं ले लेता हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो आप ये भी जानते हो कि अगर log के आगे प्लस है तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? fx, मापांक हट जाता है। क्यों?
क्योंकि जब तक लॉग रहेगा तब तक मापांक रहेगा, जैसे ही लॉग हटेगा मापांक भी हट जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा लो तो कितना मिलेगा, सेक एक्स मिलेगा। तो फटाफट सेक एक्स पे टिक लगा दीजिएगा। ओके भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। यहां पे बोला है अस्मिका जो दे रखी है यक्स एक वास्तविक संख्या को हल कीजिए। तो आप जानते हो यहां से मेरे को डायरेक्शन बताना है कि यक्स का मान ऋणात्मक लेना है कि धनात्मक लेना है। यक्स आपको डायरेक्शन बताना है, वास्तविक संख्या किस साइड आपको लेनी है, प्लस की ओर लेनी है कि माइनस की ओर लेनी है, डायरेक्शन आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या लिख लो, अस्मिका लिख लो, ठीक है। तो 3x माइनस का 5 लेस देन इक्वल 5x माइनस का 3। x वाले एक तरफ लिखो, x वाले क्या करो एक तरफ लिखो, ठीक है। और जिसमें x नहीं है उसको एक तरफ लिखो, पक्षांतर कर दिया। इसको जब उस साइड लेके गए प्लस का हो गया, ये वाला इस साइड लाए ये वाला तो ये निगेटिव हो गया। तो इतना मिलेगा घटाने पर, यहाँ पर इतना मिलेगा। अब आप जानो मैंने कहा 1 और 2 में कौन बड़ा है, तो आपने कहा सर जी 2 बड़ा है तो 2 की तरफ इसका मुंह कर दो। अब मैंने माइनस से इंटू कर दिया, अब कौन बड़ा है, आप कहोगे सर जी -1 बड़ा है। जो बड़ा है उसी की तरफ आपको मुंह कर देना है। यहां पर अगर आपने समझा कि निगेटिव का अगर गुणा कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है अस्मिका, तो अस्मिका यहाँ पे चेंज हो गई। तो यहां पर भी आप चेंज कर दो, क्यों, क्योंकि नेगेटिव का जो भी है नंबर उसका डिवाइड दे रहे हैं। याद रखना कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, माइनस की संख्या से गुणा या भाग करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो -2 का मैंने भाग लगाया, लेस देन इक्वल का ग्रेटर देन इक्वल हो गया। तो x का मान कितना मिल गया, कट्टा पिट्टी करेंगे -1 मिल गया। अब मेरे को डायरेक्शन पता चल गई है कि जो x का मान निकलेगा वो -1 या -1 से बड़ा, ये डायरेक्शन आपको बतानी बस। अगर चाहो तो अंतराल भी बना सकते हो इसका, ऐसे आप अंतराल बना सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है, जल्दी बताइए। यहां पे छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। रितिका समझ में आ रहा है? अगर आप चाहो इसका अंतराल भी बना सकते हो, अंतराल अगर नहीं बनाओगे फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे। हल समुच्चय लिख लो यहां पे, हल समुच्चय कैसे लिखोगे मैं आपको बताता हूं। x आपको बताना है कहां से लेना है, r से लेना है। x कहां से लेना है, r से लेना है, लेकिन शर्त क्या है मेरी, x का मान -1 से बड़ा। इस तरीके से उत्तर छोड़ सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका और मैं बताता हूं, अंतराल में चेंज कर सकते हो, -1 या -1 से बड़ा कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक आपको लेना है। और इतना ध्यान रखना इनफाइनाइट की तरफ ओपन इंटरवल यूज होता है, कभी भी ऐसा ब्रैकेट यूज नहीं आपको करना है। इनफाइनाइट की तरफ आपको ऐसा ब्रैकेट नहीं यूज करना है। कैसा करना है, ऐसा यूज करना है, चाहे आपका माइनस इनफाइनाइट हो, याद रखना ओपन इंटरवल आपको यूज करना है, चाहे वो प्लस इनफाइनाइट हो चाहे वो माइनस इनफाइनाइट हो, ओपन इंटरवल आपको यूज करना है। ठीक है भाई, ये दूसरा तरीका मैंने बता दिया, ऐसे भी कर सकते हो। एक नंबर का सवाल है, अगला सवाल देखो भाई फटाफट, इस सवाल को देख लो। यहां पे बोला गया है ए तथा बी दो घटनाएं हैं कि पी ए अपॉन बी बराबर पी वी अपॉन ए, तब निम्न में से घटनाओं के बारे में सही चयन कीजिए। आप जानते हो यहां पर भी साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगेगा, यहां पर भी लगेगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यहां पे लगेगा, यहां पे लगेगा। तो ऊपर वाला तो कट जाएगा, चाहे ऊपर पी ए इंटरसेक्शन बी लिखो चाहे ऊपर पी वी इंटरसेक्शन ए लिखो, वो तो कट जाएगा ना।
तो क्रॉस इंटू करोगे तो पी ए बराबर पी बी, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं बता देता हूं, उसने बोला है पी ए अपॉन बी किसके बराबर है, पी वी अपॉन ए के बराबर है। तो यहां पे लगा लेंगे फार्मूला, साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला। इंटरसेक्शन ऊपर आपको लिखना है और नीचे जो है उसे नीचे लिखना है, ये होता है फार्मूला। यहां पर भी ऐसे करो, इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे जो है उसे नीचे लिखो। तो ये वाला काट दो, ठीक है। 1/पी बी बराबर 1/पी ए, क्रॉस इंटू कर दो तो पी ए बराबर पी बी, ये क्रॉस इंटू हो गया। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई आ रही, फटाफट जो है इस सवाल को बताओ। यहाँ पे क्या लिखा है, एफ एक्स बराबर ई की घात एक्स है, जी एक्स बराबर लॉग ई की घात एक्स। तो एफ संयोजन जी तथा जी संयोजन एफ ज्ञात कीजिए। तो ये तो रेड्यूस है, इसको आपको नहीं लगाना है, रेड्यूस सवाल को आपको छोड़ना है, ठीक है भाई। इसको मैं संयोजन बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं, संयोजन। इंग्लिश बोलता हूं कंपोजिशन, ठीक है भाई। बीच में जो ओ आपको दिखाई दे रहा है संयोजन बोलता हूं, और इंग्लिश में कंपोजिशन। फोग और गोफ सिलेबस में नहीं है। अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। अगर y बराबर x माइनस 1 इंटू में log x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू में log x प्लस 1, तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन डी एक्स बराबर log x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ये तो इजी है, अवकलन करना है। फटाफट इस सवाल का अवकलन करो। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है y के बराबर लिख लो, y के बराबर लिखो तो x माइनस 1 इंटू में log x माइनस 1, ठीक है भाई। फिर माइनस x प्लस 1 इंटू में log x प्लस 1, ओके भाई। अगर आपको यहाँ पे अलग अलग पद दिख रहे हैं तो गुणन नियम लगा लो, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इसको फर्स्ट उसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड आपको लगाना है। तो फटाफट यहाँ पे लिख लो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स इंटू में y बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 1। पहले मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है भाई। आप लोग भी करो, सारे बालक और बालिकाएं ऐसा लिखना। तो ये तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 2 पद। पहले वाले पद में लगा लेंगे, पहले वाले पद में लगा लेंगे गुणन नियम, ठीक है भाई। दूसरे वाले पद में इसमें भी लगा लेंगे गुणन नियम, ठीक है भाई। इसको भी दे दो d अपॉन डी एक्स दे दो भाई। दोनों का मेरे को अलग अलग करना है अवकलन, d अपॉन डी एक्स एक्स प्लस 1 इंटू में log x प्लस 1, ठीक है भाई। फटाफट क्या करो, गुणन नियम लगा लो। तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सेकंड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको गुणन नियम लगाना है, ठीक है। सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो फर्स्ट को जैसे था सेकंड वाले का अवकलन बता दो, जितना होता है लॉग के बाद में पूरा नीचे लिखा जाता है। अब इसका दोबारा करना पड़ेगा x माइनस 1 का, तो x का 1 और 1 का 0, ये हो गया भाई, ठीक है। आ गया समझ में भाई। पहले लॉग का कर लो, जितना है नीचे लिख दो, फिर इसका दोबारा कर दो, ऊपर लिखेंगे, फिर प्लस सेकंड वाले को जैसे का तैसा, पहले वाले का अवकलन x का 1 1 का 0, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पहले ये ब्रैकेट आप दे दीजिएगा, यहाँ पे आते हैं,
आपने कहा जी सर, जैसा मैंने इस वाले पद का अवकलन किया वैसा ही यहाँ पे अवकलन करेंगे। चलो भाई फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को जैसे कि सेकंड वाले का अवकलन नीचे लिख लो, फिर इसका दोबारा करोगे, इसका दोबारा करोगे तो 1 + 0 मिलेगा। ठीक है भाई, फिर प्लस सेकंड वाले को जैसे कि तैसा, पहले वाले का अवकलन, इसका अवकलन करो, x + 1 का अवकलन, x का तो 1 होता है, 1 का 0 आप लिख लो। ओके भाई, अब इसके बाद यहाँ पे देखो, ये वाला कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे 1 का गुणा इसमें करोगे जैसे का तैसा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कटेगा, माइनस से अंदर इंटू करेंगे -1, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log x + 1 काटो, ये कटा, ये कट गया, क्योंकि ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का। अब आप ये भी जानते हो log m - log n, log m बटे n हो जाएगा, log m बटे में ये मेरा क्या आ गया, RHS आ गया, क्योंकि मैंने ये LHS है, ये मेरा RHS है। अगर इसको ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि पूरा सिद्ध हो गया dy/dx के बराबर, log x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, ये मेरा उत्तर है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो, लाइक भी करते रहिए क्लास को, क्योंकि लाइक करोगे तभी तो मजा आएगा, तभी गुरु जो है अल्ट्रा HD हाई क्वालिटी में आपको 8G ट्रिक बताएंगे, विदिन सेकेंड में आंसर निकालोगे। कोई डाउट है? रितिका जी, अगला सवाल यहां पे बोला गया है, दर्शाइए कि बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, फटाफट बताइए। तीनों भुजाओं के मापांक आपको निकालना है, उसके बाद 2 के आंसर बराबर बता देना, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, 2 भुजाएं बराबर आपको दिखानी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं आपको बराबर दिखानी है, ये तो आप जानते हो। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, बिंदु। मैंने आपसे क्या बोला है, प्रश्न में बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ मिल जाए तो स्थिति सदिश बोलते हैं, तो स्थिति सदिश बोलते हैं। ये जरूर आपको आना चाहिए। प्रश्न में बिंदु शीर्ष लिखा हुआ दिख जाए तो क्या होते हैं, ये स्थिति सदिश होते हैं। ये पहला हो गया स्थिति सदिश, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। तो अगर ये ए बिंदु है, अगर ये मेरा क्या है, ए बिंदु है, दूसरा बी बिंदु है, तीसरा सी बिंदु है, तो बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होता है, वेक्टर ओ ए। बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होता है, वेक्टर ओ बी। बिंदु सी का स्थिति सदिश वेक्टर ओ सी होता है। ये जानकारी आपको होना चाहिए, कहीं ना कहीं लिख लो भाई, ये बेसिक है। किसी भी प्रश्न में बिंदु या शीर्ष लिखा हुआ दिख जाए तो ये मेरे स्थिति सदिश होते हैं। तनिष्का, मैंने कहा भाई साहब स्थिति सदिश को वेक्टर ओ ए, और ये ध्यान रखना है स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है, जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है, स्थिति सदिश कहलाता है। ये परिभाषा है स्थिति सदिश की। ऐसा बिंदु जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है, ऐसा बिंदु जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु होता है, तो मैं क्या बोलता हूं, स्थिति सदिश बोलता हूं। ये परिभाषा है स्थिति सदिश की। ठीक है भाई, तो फटाफट जो है आप लोग क्या करो, तीनों सदिश लिख लो। पहला तो 2i कैप है, मैंने कहा ठीक है। दूसरा क्या है, -14, -14। ठीक है भाई, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहां पे देखो
-1 प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 4, यहां पर के कैप नहीं नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग क्या करो, यहां से आपको ए बी सदिश निकालना है, ठीक है, फिर आपको बी सी सदिश निकालना है, फिर आपको सी ए सदिश निकालना है। बस 3 सदिश आपको निकालना है और तीनों सदिश के मापांक निकालना है। अगर 3 में से 2 के मान बराबर आ जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो कैसे निकालोगे, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, ये मेरा फार्मूला होता है। अगर ए बी वेक्टर निकाल लो तो बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में, घटा लो। बी में से किसको घटाओगे, ए को घटाओगे, इसको बी लिखो, ठीक है भाई। बी में से ए को घटाओगे, ये वाला इसमें से घटेगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा, तो आप जानते हो माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस का 3 आई कैप हो गया और बाकी माइनस का 4 जे कैप लिख लो, ठीक है। अब आप बी सी निकालो, तो आपने कहा बाद वाले में से पहला वाला माइनस होता है, सी में से बी को माइनस करो, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये 0 आई कैप बन गया, इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, 8 जे कैप हो जाएगा, ठीक है भाई। इस तरीके से आप घटाओगे। आपने कहा जी सर इसी तरीके से मैं घटा दूंगा। अब सी ए निकालेंगे तो बाद वाले में से पहला वाला आपको माइनस करना है, ठीक है भाई, बाद वाले में से पहला वाला माइनस आपको करना है, तो वेक्टर सी ए निकलेगा। तो देखो भाई, ए में से सी को माइनस करेंगे, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला आपको माइनस करना है, ये चिन्ह बदलेगा, तो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 3 आई कैप, ठीक है। और ये तो जैसे का तैसा लिखो क्योंकि इसमें जे कैप नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का 4 जे कैप, ओके भाई। अब तीनों के मान निकाल दो। आपने कहा जी सर वेक्टर ए बी का मापांक निकाल दो, रूट में -3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग इतना, तो कितना मिल गया भाई साहब, इतना मिल गया, ठीक है। अब मेरे को बी सी का मापांक चाहिए है, तो देखो यहाँ पे 0 का वर्ग 0, 8 का वर्ग 64, तो कितना निकल के आएगा भाई, 8 ही निकल के आएगा। अब वेक्टर सी ए का मापांक निकाल दो, तो देखो भाई साहब 3 का वर्ग 9, -4 का वर्ग 16, 16 9 25, 25 का कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। 2 के मान बराबर निकले, 2 के मान बराबर निकले, तो दिए गए बिंदु क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। भैया 2 के मान बराबर निकले हैं सर जी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ रितिका जी, ये क्वेश्चन पार्ट 10 से लिया गया है, तो पार्ट 10 आपका सिलेबस में है, तो पार्ट 10 पार्ट 11 वाले जितने सवाल हैं सारे के सारे तैयार करो, क्योंकि पार्ट 10 और 11 से आपका जो भी स्कोर होगा 12 या 13 नंबर, 12 या 13 नंबर मिलेंगे आपको पार्ट 10 और 11 से। जितने भी बालक हमसे पढ़ रहे हैं पार्ट 10 और 11 से आपके 12 या 13 नंबर मिल जाएंगे। तो वेक्टर पढ़ो, मेहनत करो, वेक्टर का अलग कॉन्सेप्ट है, सारे के सारे फार्मूले भी अलग हैं, वेक्टर का कॉन्सेप्ट अलग है और सारे के सारे फार्मूले भी अलग हैं, तो वेक्टर अलग से तैयार करो, ना ही उसमें अवकलन है और ना ही उसमें समाकलन है, तो वेक्टर अलग से तैयार करो, 12 से 13 नंबर आपके फिक्स, ठीक है भाई। अब देखो मैंने कहा 2 मान बराबर निकले, एक वेक्टर ए बी का सदिश बराबर निकला और दूसरा जो निकला है वेक्टर सी ए का सदिश बराबर निकला। अतः करके लिख दो, दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। आ गया समझ में, समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बताओ भाई, किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। डाउट है, कोई डाउट नहीं है? जय JAYU, बताओ भाई क्लियर है?
अगला सवाल देखो, अगला सवाल, इस सवाल को लगाओ। ए किसी लक्ष्य को 5 प्रयास में से 4 बार, बी उसे 4 प्रयास में से 3 बार, सी उसे 3 प्रयास में से 2 बार भेद सकता है। लक्ष्य के भेदन की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो इस सवाल को कैसे लगाना है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2023 के सेट 1 से लेके सेट 7 तक किसी ना किसी सेट में ये सवाल मिल जाएगा, या फिर 2020 के जो सेट मैंने करवाए 1 से लेके 7 तक, उसमें कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, कर लेना। रिपीटेड क्वेश्चन है और इसे होमवर्क मैंने डाल दिया। बढ़िया क्वेश्चन है, बीबीआई में डाल रहा हूं, बीबीआई में डाल रहा हूं। हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। यहां पे बोला यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए इतना प्लस इतना बराबर 0। आप ये भी जानते हो कि इस सवाल में कोई दम नहीं है। क्यों दम नहीं है? क्योंकि सिद्ध वाले सवाल में देख लेना है कितनी बार अपकलन करना पड़ेगा। तो मेरे को इसको लेके चल रहा है, 2 बार अपकलन बताएगा, 2 बार अपकलन करो, पूरा पूरा यही क्वेश्चन बनेगा, बाई रख देंगे तो ये बाई भी मैच हो जाएगा। 2 बार अपकलन करो, 2 बार करो अपकलन। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है y बराबर a sin x प्लस का v cos x, ठीक है भाई। 2 बार अपकलन करो, साइन का क्या होगा? कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या होगा? माइनस का साइन हो जाएगा। एक बार और अपकलन कर दो, d2/dx²। करना आपको x के सापेक्ष ही अपकलन है, तो कॉस का फिर माइनस साइन और साइन का कॉस, समीकरण 1 डाल दो। पूरा पूरा ये यहाँ पे दिख जाएगा। अगर माइनस कॉमन ले लें, आपने कहा जी सर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, पूरा पूरा दिख रहा है, रख दो ये, ठीक है। अब d2/dx², इसको जब इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। यही सिद्ध करना था। सारे के सारे प्यारे भाई मेरे बीबीआई डाल लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर में, ठीक है। इसको तैयार कर लेना। अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा, इसके साथ कोई यारी। चलिए इस सवाल को देखिए। उस सदिश को ज्ञात कीजिए जिसका 3 सदिशों के साथ अदिश गुणन क्रमशः -1 फिर 6 तथा 5 है। बताइए भैया। अदिश गुणन होता है मेरा डॉट। अदिश गुणन क्या होता है? मेरा डॉट। सदिश अपने पास से मानना पड़ेगा। तो आपने कहा जी सर मैं मान लेता हूं। इसके साथ डॉट, इसके साथ डॉट और इसके साथ डॉट दिया गया है। आराम से जो भी सदिश मानोगे उसके दिक् अनुपात पता चल जाएंगे, तुरंत आप सदिश बता दोगे। तो मैंने कहा ठीक है इस सवाल को लगा देता हूं। बढ़िया सवाल है, नया सवाल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। तो मैंने कहा वेक्टर डी मान लो ai कैप प्लस का bj कैप प्लस का ck कैप, ये मैंने मान लिया। फिर इसने बोला है कि 3 सदिशों के साथ अदिश गुणन दिया गया है। तो पहला वाला अगर मैं डॉट लगा रहा हूं, पहले वाले के साथ में अगर मैं डॉट लगा रहा हूं तो कितना बताया गया है? -1। तो पहला कितना है? 35 है। 35 मतलब 3i कैप माइनस का 5k कैप, ठीक है। और इसका मान रख दो ai कैप प्लस का vj कैप प्लस का ck कैप डॉट 3i कैप माइनस का 5k कैप बराबर -1। डॉट लगाओ 3a, यहाँ पे j नहीं है 0 कर लो। c का -5 में इंटू करेंगे तो नेगेटिव का 5c बराबर इतना।
तो 3a माइनस का 5c बराबर -1 इसे समीकरण 1 डालो। समझ में आ रहा भैया? डाट लगाया आई का आई के साथ, के का के साथ लगा दिया। यहाँ पे जे कैप है, यहाँ पे नहीं है, वो तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है, फिर आपको ये डी लेना है, किसके साथ में आपको लगाना है, डाट दूसरे वाले सदिश के साथ डाट लगाना है। बराबर कितना बताया गया है, 6 बताया गया है, 6 ये वाला लेना है। 27 उठा लो, क्या उठा लो, 27 उठा लो ये, ठीक है भाई। अब आप जानते हो आई का आई के साथ डाट, जे का जे के साथ डाट, और यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के कैप दिखाई दे रहा तो 0 कर लो। तो 2a प्लस का 7b बराबर में 6, इसे समीकरण 2 डालो। फिर लास्ट वाला जो है, ये वाला सदिश लेना है, ये वाला, इसके साथ में इसका डाट लगाना है। कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। चलिए 5 लेता हूं, बराबर में 5 लिख लो। ये वाला लिखो आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, ठीक है। ये तो ऐसा ही कर लो, ठीक है भाई, इसे समीकरण नंबर 3। तो अदिश गुणन जानते हो तो समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अदिश गुणन में कुछ नहीं होता है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ डाट लगता है। गुणांकों का गुणा करना पड़ता है, बस इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। गुणांकों का गुणा करना पड़ता है। अब आप जानते हो कि अगर मैं ये और ये हल करता हूं तो भाई साहब यहां से कट नहीं पाएगा ए और सी, ए और सी नहीं कट पाएगा, क्योंकि ए सी कट जाए तो बी का मान आ जाएगा। तो अगर मैं इनको जोड़ूं और इसके साथ लास्ट वाले के साथ हल करूं तो क्या मिलेगा, जोड़ो 5a मिलेगा और 2b मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या है, AC में समीकरण है, अगर AC में समीकरण एक और निकाल लो तो विलोपन विधि से A और C का मान आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं AC में चाहिए समीकरण, तो किसको काटना पड़ेगा, इन 2 समीकरण को हल कर लो और किसको काट दो, B को काट दो, काम बन जाएगा। तो आपने कहा जी सर, उठा लेते हैं समीकरण 2/3 से, ठीक है। AC में एक समीकरण चाहिए, तो एक छोड़ दो, दूसरा समीकरण ले लो और तीसरा समीकरण ले लो, A प्लस बी प्लस सी बराबर 5। ये समीकरण 2 है, ये समीकरण मेरा 3 है। B को काटने के लिए 7 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो कटेगा भाई साहब। ये कट गया, 7 एकम 7 में से 2 माइनस करोगे 5a आ गया नेगेटिव का। अब माइनस का 7c मिल जाएगा बराबर 7 पना 35, 35 में से माइनस करेंगे प्लस का 6, 7 पना 35 कितना मिल जाएगा, नेगेटिव का मेरे को 29 मिल जाएगा, ठीक है। अब माइनस से गुणा कर दो, ये समीकरण मेरा बन गया 4। अब ये AC में समीकरण है, ये भी AC में समीकरण। अब आराम से क्या कर दो, हल कर दो। समीकरण 1 व 4 से, यहां पे दिखाते हैं समीकरण 1 व 4 से, 1 व 4 से। तो देखो भैया यहाँ पे कितना है, 3a माइनस का 5c, 3a माइनस का 5c बराबर माइनस का 1। ये समीकरण मेरा क्या है, 1 है। अब 4 समीकरण देखो, 5a 7c 29, 5 7 29, 5 7 29, इसे समीकरण नंबर 2 डालो। अब मेरे को c काटना है, इसमें 7 का गुणा करो, इसमें 5 का गुणा करो, 7 पना 35, 5 7 35 कट गया जोड़ने पर, ठीक है। 7 तिया 21a और 5 25a बराबर, इसका इसमें गुणा करो, इतना मिला, इसका इसमें गुणा करो, 5 ने 45 की 5 4 हासिल मिल गया, 5 ने 10 और 4 14,
कितना मिल गया भाई? यहाँ तक क्लियर है? पहले ये बताइए, क्लियर है? 5 नेम 45 की 5, 5 दूनी 10, 4 14 और 7 1 7, माइनस का 7 है और ये 145 है। घटा लेंगे, पहले इसे जोड़ लो, 5 और 1 6 हो गया, 2 2 4 हो गया। 15 में से 7 माइनस करो, 8 मिलेगा। फिर यहाँ पे कितना बचा? 13। ओके भाई, अब इसके बाद 138/46 काटो, 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 नेम 18, ठीक है, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 3 से काट दो, पूरा पूरा कट जाएगा, 23 तियां 69 होते हैं। तो ए का मान कितना मिल गया भाई साहब? 3 मिल गया। ए का मान उठा के समीकरण 2 में रख दो, या फिर यहाँ पे गलत है, अच्छा यहाँ पे क्या होगा? समीकरण 4 होगा भाई, क्योंकि 1 और 4 लिया था, ठीक है। चलिए, ए का मान चाहे 1 में रख दो चाहे 4 में रख दो, तो 4 में रख दो भाई, सी का मान निकल आएगा। ए का मान इसमें रख दो, तो 5 गुणा 3 प्लस 7C बराबर 29, ठीक है भाई। 5 3 15, 29 में से 15 को माइनस करेंगे तो 7C बराबर 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 मिलेगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। काटो पीटो, सी का मान निकल आएगा। तो आपने कहा जी सर ये 14 दिखाई दे रहा है, तो 7 का 14 में भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा। सी बराबर 14/2, तो सी का मान कितना मिल गया मेरे को? 2 मिल गया। अब मेरा ए और सी पता चल गया, ए और सी पता चल गया। ए और सी का मान समीकरण 3 में रख दो, बी का मान पता लग जाएगा। तो मेरे पास समीकरण 3 कितना है? तो आपने कहा जी सर समीकरण 3 मेरे पास कितना है? देखो बोला गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है। फटाफट लिखते हैं समीकरण 3, a प्लस बी प्लस सी बराबर 5। अब a और c का मान रख दो, a का मान निकला है 3 और c का मान 2 निकला, b का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा भाई। 5 में से 5 माइनस करोगे तो b का मान 0 आ जाएगा। तो a का मान पता चल गया, b का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया। अब एक सदिश बता दो जो आपने माना है वेक्टर d के बराबर ai कैप प्लस का vj कैप प्लस का ck कैप। तो मैंने कहा a का मान 3 निकला, तो आपने कहा जी सर। b का मान 0 निकला, c का मान 2 निकला, तो बीच वाला खत्म हो गया, शुरू और लास्ट वाला बच गया। तो ये मेरा क्या आ गया? उत्तर आ गया। सारे के सारे विद्यार्थी इसको नोट कर लें। अगर ना समझ में आए हो तो हमसे पूछ लो, मैं इसको दोबारा भी बता दूंगा। आ गया समझ में? जल्दी बताओ, आ गया समझ में? किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक सदिश बोला गया है आपको निकालना है। लेकिन जो सदिश निकालना है वही सदिश कह रहा है इसके साथ इसके साथ इसके साथ क्या अदिश गुणन है। तो अदिश गुणन है तो 3 समीकरण बनेंगे, 1 2 3, 3 समीकरण बन गए। यहाँ पर ए बी सी तीनों है, यहाँ पर ए सी है, यहाँ पे ए बी है। तो मैंने कहा समीकरण 1 को पकड़ लो, ए सी में दिया गया। अब ए सी में एक समीकरण और निकालो, तो मैंने कहा 2 और 3 को हल करो, समीकरण 2 और 3 को हल करो, एसी में एक समीकरण निकाल लो। तो आपने निकाल लिया। अब समीकरण जो एक छोड़ा है उसको और एक जो समीकरण बना है इन दोनों को हल करो, तो ए और सी का मान आ गया। देखो ए का मान और सी का मान आ गया। अब ए और सी का मान समीकरण 3 में रख दो, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है? 5 है समीकरण 3 में। ए और सी का मान रखा मैंने, जो भी मिला फिर मैंने पक्षांतर किया, वो बी का मान 0 मिल गया। ए बी सी के मान जब पता चल जाए तब आपको वेक्टर डी में रख देना है। तो यही मेरा क्या है? सदिश है।
चलिए फटाफट अगला सवाल देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया, सदिश का सदिश पर प्रक्षेप। आप जानते हो फार्मूला मैंने आपको बताया था प्रक्षेप निकालने का। देखो भैया मैंने बोला है कि सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप अगर निकालना है तो एक ट्रिक याद रखो, जिस सदिश पर पूछा जाए प्रक्षेप उसी का बाद में डाट लगता है, उसी का नीचे मापांक निकाला जाता है। तो मैंने कहा बाद में डाट किसका लगेगा, जिस सदिश पर पूछा जाए प्रक्षेप, जिस सदिश पर उसका बाद में डाट लगता है, उसी का नीचे मापांक निकलता है। ये ध्यान रखना, जिस सदिश पर पूछा जाए प्रक्षेप उसी का बाद में आपको डाट लगाना, उसी का नीचे मापांक निकालना है। ये फार्मूला है मेरा प्रक्षेप का। तो भाई साहब इसको वेक्टर ए ले लो, उसको वेक्टर बी ले लो। तो सबसे पहले क्या करोगे, माना वेक्टर ए और वेक्टर बी। पहला है 714, 714 से मैंने सदिश लिखा है, इस तरीके से आप लिखो, 714 हो गया। 263 वेक्टर बी देख लो, इस तरीके से आपको लिख लेना है। अब बोला गया उसने कि भाई प्रक्षेप निकालो, किस सदिश पर निकालना है, सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप पे फार्मूला है मेरे पास वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के अपान में वेक्टर बी का मापांक, वेक्टर ए का सदिश और वेक्टर बी का सदिश उठा लो, ऊपर आपको डॉट लगाना है। आपने कहा जी सर, इन दोनों को उठा लेता हूं और फिर मैं डॉट लगाऊंगा, ये वाला और ये वाला। ऊपर क्या है मेरा डॉट है, ये नीचे मापांक निकालना है बाद वाले सदिश का। 2 का वर्ग 4 होगा, 6 का वर्ग 36 होगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सरल करेंगे और उत्तर निकल आएगा। सरल करो भाई, आई का आई के साथ डॉट लगा लो और जे का जे के साथ डॉट लगा लो, के का के के साथ डॉट लगा लो, तो 7 दूनी 14 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, -4 प्लस का 3 है, माइनस का 12 हो गया, अपान में 36 और 4 40, 40 और नीचे 49 लिख दो। सॉल्व करेंगे, आप जानते हो 14 में से 12 गया 2 मिला मेरे को प्लस का, तो 6 पहले से बैठा हुआ है, 6 2 8 बटे में 7, ये मेरा आ गया प्रक्षेप। आ गया समझ में, फटाफट बताओ। लास्ट सवाल है, कहता है दिया है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ए बराबर 1/2, पी ए यूनियन बी बराबर 3/5। ये कितना दिख रहा है यहाँ पे, ये भाई साहब इतना है और ऊपर इतना है। ठीक है, ये मेरा क्या है, यूनियन है, ये मेरा क्या है, यूनियन। ठीक है भाई, ये 1/2 है। ओके भाई, अब आराम से यहाँ पे पढ़ सकते हो कि पी का मान ज्ञात कीजिए। अलग अलग शर्त दे रखी है, दोनों शर्त के लिए मैंने फार्मूला बताया था। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे, दिया है पी ए के बराबर, उसके बाद पी ए यूनियन बी बराबर, फिर पी बी बराबर कितना है, पी। ठीक है भाई, 1/2 यहाँ पे लिखो, फिर 3/5 यहाँ पे लिखो। फिर हमसे कहा गया पी का मान आपको निकालना है। अलग अलग शर्त दे रखी है। पहली शर्त है परस्पर अवर्जी घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। अगर परस्पर अवर्जी घटनाएं बोल रहा है तो भाई साहब फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0। ये परस्पर अवर्जी के लिए फार्मूला होता है, परस्पर अवर्जी के लिए फार्मूला होता है। अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, योगफल की सीमा वाला। तो योगफल की सीमा वाला फार्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, ये फार्मूला होता है।
तो PA का मान 1/2 है, PB का मान 3/5 है, और नहीं यहाँ पे आप P रखो भाई साहब, इसका मान दिया गया है 3/5। थोड़ा सा सरल करेंगे, आप जानते हो लघुत्तम 10 मिल गया, 5 एकम 5, 2 3 6 बराबर 0। तो यहां से नेगेटिव 1 मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो P बराबर कितना निकल के आ गया, 1/10 निकल के आ गया। पहली वाली शर्त में P का मान 1/10 निकल के आ गया। अब दूसरी शर्त बताइए, स्वतंत्र घटनाएं, तो यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड पार्ट, स्वतंत्र घटनाएं हैं। बता भाई, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब फार्मूला क्या होता है, P A इंटरसेक्शन B बराबर PA इंटू PB, ये होता है स्वतंत्र घटनाओं के लिए फार्मूला। तो PA इंटरसेक्शन B का मान मैंने कितना निकाला, यहाँ पे देखो, ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे यूज करना, क्यों, 1-2 लाइनें बच जाएंगी, क्योंकि PA इंटरसेक्शन B का फार्मूला लगाया, फिर यहाँ पे आगे P माइनस 1/10, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं P माइनस 1/10 बराबर PA का मान बताओ, 1/2 यहाँ पे रख लो, PB का मान बता दो, P है। अब P वाले एक तरफ ले लो, इसको इस तरफ लाएंगे, 1/2 इंटू में P बराबर में 1/10। भाई पक्षांतर कर दो, ये वाला उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब फटाफट यहां से आप क्या करो, P का मान निकाल दो। आपने कहा एक में से आधा गया, भाई ये एक है, ये आधा है, एक में से आधा गया, आधा ही बचेगा, तो आधा कैसे लिखोगे, 1/2। भाई 1/2 आधा होता है, मैंने लिख दिया, बराबर में कितना, 1/10 है, काटो, 2 पंचे 10, तो P बराबर 1/5 आ गया। P बराबर कितना आ गया मेरा, 1/5 आ गया। ठीक है, देखो जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह दौड़ेगा वो बता देगा कितना आएगा। जो बच्चे कमजोर हैं वो क्या करेंगे, लघुत्तम ले लो, इसका इसमें इंटू कर दो, फिर ऐसे लिखो, फिर घटाओ, फिर लिखो। तो जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है फटाफट बताएगा कितना आएगा, और जिसका दिमाग नहीं चलता है, थोड़ा थोड़ा चलता है, तो वैसा वैसे कर ले। ठीक है, क्योंकि भगवान तो सबका है, जिसका दिमाग दौड़ता है उसके लिए भी भगवान सोचता है, और जिसका दिमाग कम दौड़ता है भगवान उसके लिए भी सोचते हैं। ठीक है, अब इसके आगे कल क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। अभी मैं 9 बजे, जय हिंद जय भारत।